चलिए। हेलो एंड वेलकम टू नोबल करियर क्लासेस। दोस्तों, क्लास 10th हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और उसका लेक्चर नंबर 8 इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम 7 लेक्चर देख चुके और पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें, वो पिछले लेक्चर में हमने देखे थे कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, ये रेवोल्यूशनरीज वो थे कि जो नेशनलिज्म को बिल्ड करना चाहते थे। सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी हमने देखा जुसेपी मजीनी, जो इटालियन आपका रेवोल्यूशनरी था। ठीक है, वो सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी को ज्वाइन करता है। आगे चल के वो 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाता है, एक तो यंग इटली और यंग यूरोप, बर्न स्विट्जरलैंड में और मसलेस फ्रांस में। इसके बारे में हमने देखा। उसी का इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ रहा था हमने वो भी देखा। अनुशीलन समिति नामक एक हमने ऑर्गेनाइजेशन देखी थी। युगांधर पार्टी, ये हमने एक ऑर्गेनाइजेशन थी। और बिंदु घोष नामक आपने एक रेवोल्यूशनरी देखा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हमने देखा किस तरीके से पूरी दुनिया में होने वाले इम्पैक्ट इंडिया पे भी इम्पैक्ट डाल रहे थे और यहाँ पे रेवोल्यूशंस आपके हो रहे थे। आज हमने इसी लेक्चर को अगला कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 8 है। पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उनको आप देखो। टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। तो आप बोलोगे सर पहले क्या पढ़ रहे थे? पहले भी रेवोल्यूशंस ही पढ़ रहे थे। ठीक है, रेवोल्यूशंस की जब हम बात करते हैं, देखें, आपको पता पहला रेवोल्यूशन कहां से स्टार्ट? पहला रेवोल्यूशन होता आपका फ्रांस, 1789, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये हमने देखा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। देन हमने देखा फ्रांस का इम्पैक्ट पूरे के पूरे यूरोप पे पड़ रहा था और पूरे के पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग आई और ये सब लोग भी अपने अपने देश को यूनाइट करना चाहते थे और यूनाइट करके एक कॉमन एंटिटी बनाना चाहते थे। बट वो जो राजा लोग थे वहां के, उनको तो ये पसंद नहीं आएगा। आपने देखा बीच में फ्रांस में नेपोलियन का राज आ रहा था, तो नेपोलियन को हराया जाता है और फ्रांस में दोबारा राजाओं का रूल आ जाता है, यानी किंग्स का रूल दोबारा आ जाता है, जिनको हमने कंजर्वेटिव्स बोला। क्या बोला था? कंजर कंजर्वेटिव। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होती है, नेपोलियन हारता है, दोबारा से राजा लोग बैठते हैं। राजा लोग बैठते हैं तो देन जो नेशनलिस्ट होते हैं वो सीक्रेट सोसाइटीज बनाना स्टार्ट करते हैं, अंडरग्राउंड चले जाते हैं। ये हमने देख लिया। आज जो हमने पढ़ना है वो हमने देखना है 1830 से लेके 1848 के बीच में कौन कौन से रेवोल्यूशन हो रहे थे। ठीक है, और इसमें आज हम जो पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एक रेवोल्यूशन आपको पता लगेगा, वो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टेक्सुअल क्वेश्चन भी है तुम्हारा, डायरेक्ट पूछेगा, राइट ए शॉर्ट नोट या राइट ए नोट ऑन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो अभी हम देखने वाले हैं। चलो भाई देख लो। ठीक है, तो 1830 से लेके 1848 के बीच में क्या क्या रेवोल्यूशंस यूरोप में हुए, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलो भाई। और as conservative regimes try to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe. और जब दोबारा से राजाओं का रूल आया 1815 के बाद, कंजर्वेटिव रिजीम्स दोबारा से अपनी पावर में आए, तो जो नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे, ठीक है, और जो लिबरल्स थे, अब ये दोबारा से रेवोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, रेवोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। और ये रेवोल्यूशन आपको रीजन्स ऑफ इटली, क्योंकि आप देखेंगे इटली और इटली की यूनिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ोगे। देन जर्मनी में भी आपको देखने को मिलेगा प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर। इस वक्त पे सबसे बड़ा एम्पायर ऑटोमन एम्पायर था। इस ऑटोमन एम्पायर के अंडर ही ग्रीस इन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ था। इसी के अंडर में ग्रीस आ रहा था, जो हमने आज पढ़ना भी है। आयरलैंड और पोलैंड, इन सारे रीजन्स में रेवोल्यूशंस हो रहे थे। तो रेवोल्यूशंस क्यों हो रहे थे? ताकि हम राजाओं को खत्म कर दें और यहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर दें, और डेमोक्रेसी के साथ साथ सब लोगों को लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स बने। यहाँ पे भी वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक, और ये जो रेवोल्यूशंस थे, इनको कौन लीड कर रहा था? दे वर लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट। लिबरल नेशनलिस्ट का मतलब जो लिबर्टी में मानते हैं और नेशनलिज्म में मानते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये कौन लोग थे? ये प्रोफेसर थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस थे। याद रखना ये सारे के सारे मिडिल क्लास लोग ही थे जो नेशनलिज्म चाहते थे कि यूरोप में नेशनलिज्म आए।
हमारे हमारे देश में नेशनलिज्म आए, और वो कंट्रीज जो दूसरी कंट्रीज के अंडर गुलाम थी वो इंडिपेंडेंस चाहते थे। अब वही इंडिपेंडेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो अब यहाँ पे आपको ना, आज आपको यहाँ पे तीन बातें पढ़नी। एक तो आप पढ़ोगे फ्रांस के बारे में, ठीक है, दूसरा आप पढ़ोगे नीदरलैंड्स के बारे में, और तीसरा आप पढ़ोगे ग्रीस के बारे में, ठीक है। फ्रांस, नीदरलैंड और ग्रीस, इन तीन के बारे में पढ़ना। फ्रांस के बारे में हल्का सा थोड़ा सा बताया, नीदरलैंड्स के बारे में भी थोड़ा सा बताया, बट ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, पहली बात है फ्रांस। अब बोलोगे सर फिर से फ्रांस, समझो ध्यान से। सबसे पहला रेवोल्यूशन कब हुआ? 1780, ठीक है। वहां का राजा था लुइस 16, उसको मार दिया। उसकी बीवी मैरी एंटोनीट, उसको भी मार दिया। यहाँ पे क्या आ गया जी? क्या आ गई? कॉन्स्टिट्यूशनल आ गया। गवर्नमेंट जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, नेशनल असेंबली क्लास 9th में हम पढ़ते हैं, ठीक है। द ईयर वॉज 1815। हमने देखा कि पूरे के पूरे यूरोप में एक बार फिर से दोबारा से राजाओं की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी जाती। तो इस वक्त पे यहाँ पे जो राजा बनता है उस बंदे का नाम था लुइस 18th, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लुइस 16 मार दे, बीच में लुइस 17 का थोड़ा सा टाइम था। देन दोबारा राजा बनाया जाता, किसको? लुइस 18 को। बट आप देखोगे द ईयर वाज 1830, 15 साल के बाद फिर से यहाँ पे एक रेवोल्यूशन तो हो नहीं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट है? राजा की गवर्नमेंट है। अब लोगों को दोबारा से देखो, 15 साल बीच का गैप है ना, तो 15 साल लोग जो है वो तैयार कर रहे थे अपने आप को। 15 साल में कोई रेवोल्यूशन आपको नहीं देखने को मिले, बट 15 साल के बाद फिर से एक बार लोगों ने बोला कि नहीं, हम रिवोल्ट करेंगे और राजा की गवर्नमेंट को खत्म करने की यहाँ पे बात कर दी गई, ठीक। देखो यहाँ पे, वर द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। इसको जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, याद रखना ना। इसको हम क्या बोलते हैं? जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। द बर्बन किंग्स हु हैड बीन restored to power during the conservative reaction after 1815। वही मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रांस में जो बादशाह, जो लोग रूल कर रहे थे, वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? बर्बन डायनेस्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फ्रांस में, स्पेन में बर्बन किंग्स होते थे। बर्बन सर मतलब नहीं समझे, जैसे इंडिया में मुगल्स, इंडिया में आप कह सकते हैं मौर्यास, ठीक है, कुशान्स, गुप्तास, फैमिली होती है ना, पूरी रूल करती है। वैसे ही एक फैमिली यहाँ पे बर्बन किंग्स है, तो फ्रांस में रूल करता है। तो आपको ये शॉर्ट में भी आता है, एक नंबर का भी आता है, ठीक है, कि फ्रांस में बताओ कौन से किंग्स जो है वो रूल कर रहे थे, कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी, तो कौन सी है? बर्बन। वैसे ऑस्ट्रिया में देखोगे तो हैब्सबर्ग एम्पायर, मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है। पिछली वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बता दूंगा, ठीक। और जब इन्होंने रिस्टोर कर दिया था पावर में दोबारा से 1815 के बाद, वर नाउ ओवरथ्रोन, एक बार फिर से उनका तख्ता पलट कर। सर यहाँ पे तख्ता पलट किया था जी, किया। फिर दोबारा इनकी पावर बढ़ा दी गई, ठीक, क्योंकि सारे राजा लोग मिल गए। अब दोबारा 1830 में फिर इनकी पावर जो है फिर इनको उल्टा कर दिया गया, समझ गए? ओवरथ्रो कर दिया बाय द लिबरल रेवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप। नाउ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1830 का जो रेवोल्यूशन होता है, जुलाई रेवोल्यूशन जो होता है, इसमें एक नया बंदे को बादशाह बनाया जाता है जिसका नाम क्या है? लुइस फिलिप। और ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बोलोगे सर अभी एक राजा को हटाया, क्या फिर से राजा को बिठा रहे? दोस्तों दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। लुइस फिलिप जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है। लुइस फिलिप को ये बोला, हमने रेवोल्यूशन किया, आपको राजा बनाया, आप सिर्फ एक सिंबॉलिक राजा हो, सिर्फ सिंबॉलिक। सिंबॉलिक राजा मतलब एक्चुअल पावर आपके पास कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा देश चलेगा, हमारा मुल्क चलेगा, आप सिर्फ एक सिंबॉलिक पावर, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, एक्चुअल पावर जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब यहाँ पे मोनार्क भी है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है, समझ गए? चलो, तो अब लुइस फिलिप इनकी बातों से एग्री हो गया और इसको हमने यहाँ पे बिठा दिया, ठीक। अब जब ये रेवोल्यूशन हुआ, जब यहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ और लोगों ने, लिबरल जो नेशनलिस्ट थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने तख्ता पलट एक बार कर दिया, समझ गया? तो अब यहाँ पे एक कमेंट मेटरनिक देता है, बोलता है व्हेन द फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड।
मतलब जब फ्रांस छींकता है तो पूरे के पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। होता है ना, जब एक बंदे को जुकाम खांसी होती है तो दूसरा बंदा भी अगर उसके पास में आएगा तो कम्युनिकेबल आपको स्प्रेड हो जाएंगे वो सारी फ्लू जो है। तो ये लिखा है व्हेन फ्रांस स्नीजेस, ठीक है। मेटरनिक ने बोला, अब याद करो मेटरनिक, मैंने कल भी बताया था मेटरनिक कौन है, ठीक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर है, ऑस्ट्रिया का चांसलर है। इसी बंदे ने बोला था कि जुसेपी मजीनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। और यही बंदा अब दोबारा कमेंट करता है कि जब फ्रांस स्नीज करता है रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ना हो वन वर्ड यहाँ पे आपको ये भी पूछेगा कि बताओ हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस sneezes रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ये किसने बोला था? मेटरनिक ने बोला था, ठीक है। चलो जी, मेटरनिक कौन है? ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रियन चांसलर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, आने वाले लेक्चर्स में आपको इसके बारे में और पता। चलो, तो ये था फ्रांस। एक बार फिर से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, लुइस फिलिप को बादशाह बना दिया। आपको ये भी सवाल पूछेगा, बोलेगा 1830 में रेवोल्यूशन हुआ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज न्यू किंग, ऐसा। नेक्स्ट है हमारे पास नीदरलैंड्स, ठीक है जी। नीदरलैंड्स दोस्तों यूरोप का एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है नीदरलैंड, आज भी ये कंट्री एग्जिस्ट, ठीक। अब नीदरलैंड जो है किंगडम है, एक किंगडम मतलब एक राज है, ठीक है। इस नीदरलैंड के अंदर, ठीक है, एक इलाका आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेल्जियम। क्या आता है? बेल्जियम, ठीक है। अब आप देखेंगे जब रेवोल्यूशन होता है, 1830 में रेवोल्यूशन हुआ दोस्तों, पंगा पता क्या होता है कि जब कुछ भी कोई भी काम आपके पड़ोस में या पड़ोस के मुल्क में होता है, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, दूसरी कंट्रीज पे भी पड़ेगा। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर। अभी 2025 में इनका पंगा चल रहा था, वहां से देखा बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने की कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं, ठीक है। वहीं आप देखेंगे 71-72 का जो वॉर हुआ था तो बांग्लादेश अलग हो गया। तो वो जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो दूसरी कंट्रीज पे भी पड़ते हैं, क्योंकि वर्ल्ड जो है पूरा इंटेग्रेटेड है, और एक कंट्री में कुछ मसला होगा तो दूसरे में भी इवेंट आपकी इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जब फ्रांस में 1830 में रेवोल्यूशन हुआ तो नीदरलैंड में जो बेल्जियम था उसको भी चार्ज है कि भाई हम भी अलग हो जाते हैं नीदरलैंड से। तो आप देखेंगे बेल्जियम जो है नीदरलैंड के किंगडम से अलग हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। देखिए, और द जुलाई रेवोल्यूशन, कौन सा जुलाई रेवोल्यूशन? अभी जो पीछे पड़ा 1830 का फ्रांस का जुलाई रेवोल्यूशन। स्पार्क देन अपराइजिंग, विद्रोह आ गया है कहां पे? ब्रुसल्स में। ब्रुसल्स नीदरलैंड की कैपिटल, ठीक है। विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। अब यहां पे आपको एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। या तो आपको पूरा ही एक सवाल आ जाएगा, ठीक है, द रेवोल्यूशनरीज या द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज बिटवीन 1830 एंड 1840। तो पूरा या तो एक लॉन्ग आंसर आ जाएगा, उसमें सबके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि पहले फ्रांस में हुआ, देन नीदरलैंड्स में हुआ, देन ग्रीस में, पूरा लिखोगे। अब यहां से अगर आपको सवाल कोई पूछ लेगा तो आपको बोलेगा बताओ जी ब्रुसल किस किंगडम के अंडर था, या बेल्जियम किस किंगडम के अंडर था, तो ये आपको सवाल पूछ, समझ गए। चलो जी, ये जो रेवोल्यूशन हुआ है यहाँ पे आपकी किताब में सिर्फ इतनी सी बात दी गई कि भाई बेल्जियम जो है अलग हो जाए। इस इवेंट को वर्ल्ड हिस्ट्री में बोलते हैं बेल्जियन, क्या रेवोल्यूशन बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेल्जियन रेवोल्यूशन ऑफ 1830। ये आपकी किताब में नहीं है, कि एडिशनल पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे होता क्या है, द ब्रेकिंग अप ऑफ ब्रुसल्स, ब्रुसल्स जो है वो अलग हो जाता है नीदरलैंड से, विच रेफर्स टू बेल्जियम रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द बेल्जियम इंक्लूडिंग इट्स कैपिटल ब्रुसल्स, ठीक है। चलो जी, सीडेड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, अलग हो जाता है। और बोल रहा है जी 1839 में इसको बाद में रिकॉग्नाइज भी किया जाता है थ्रू द ट्रीटी ऑफ लंदन, ठीक है, थ्रू द ट्रीटी ऑफ लंदन। ये आपके उतने काम की चीज नहीं है, बट फिर भी आप समझ लेना इसको बेल्जियन रेवोल्यूशन बोलते हैं। पिछले वाले को फ्रांस को जुलाई रेवोल्यूशन, इसको बोलते हैं बेल्जियन रेवोल्यूशन। चलो जी, तो दूसरा केस भी हमने पढ़ लिया। नाउ तीसरा है हमारे पास ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हमने पढ़ना है ग्रीस के बारे में, ठीक है। ग्रीस का नाम आपने सुना होगा। ग्रीस क्या है? अगेन ये यूरोप की एक कंट्री है, यूरोप की एक कंट्री है।
ग्रीस की अगर मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रीस जो है हिस्टोरिकली अगर आप ग्रीस देखोगे ना, तो आप बोलोगे जो पढ़ाई लिखाई का कॉन्सेप्ट है ना, वो ग्रीस से स्टार्ट हुआ। जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो ग्रीस से स्टार्ट हुआ। आपने बड़े बड़े स्कॉलर्स का नाम सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा, सोक्रेटिस का नाम सुना होगा, एरिस्टोटल का नाम सुना होगा। ये नाम आपने जरूर सुने होंगे। किताबों में भी जब हम पढ़ते हैं, जब आप 11th 12th में जाओगे तो आपको बोलेगा हाँ जी, दिस वर्ड जो है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हिस्ट्री है, बोलेगा हिस्ट्री कम्स फ्रॉम वर्ड हिस्टोरिया, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, ठीक है, विच मीन्स टू इंक्वायर। ठीक, इस तरीके से आप सोशोलॉजी कम्स फ्रॉम टू वर्ड सोशल एंड लोगोस। ठीक, सोशो मीन सोसाइटी, ये कौन से वर्ड्स हैं? अब देखिए ग्रीक वर्ड है सारे, क्योंकि पढ़ाई का कॉन्सेप्ट ग्रीस से स्टार्ट हुआ। तो बड़े बड़े फिलोसफर ग्रीस से निकले, पढ़ाई ग्रीस से निकली, बड़े बड़े मेडिसिन के साइंस, हिस्ट्री के साइंस, मैथमेटिक्स के साइंस, बायोलॉजी, अरिस्टोटल, ये कहाँ के निकले बंदे? सारे ग्रीस। तो ग्रीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूरोप की हिस्ट्री, इसलिए इसको क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। यहाँ पे लिखा होगा कहीं, मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। ग्रीस को क्या बोला जाता है? क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, ठीक है। चलो, नाउ ग्रीस विच हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, पहला पॉइंट ये। सर ग्रीस किसके कंट्रोल में था? ऑटोमन एम्पायर के। दोस्तों ऑटोमन एम्पायर, मेरी बात सुनिए, जो ऑटोमन एम्पायर देख रहे हैं ना, ऑटोमन एम्पायर जो है ये एक मुस्लिम एम्पायर और बहुत बड़ा एम्पायर है, बहुत बड़ा, ठीक। इनकी कैपिटल होती थी कॉन्स्टेंटिनोपोल। कॉन्स्टेंटिनोपोल आज का है टर्की, समझ गए, यूरोप की ही कंट्री है, समझ गए। तो अब ये जो ऑटोमन एम्पायर जो है, यूरोप के बहुत बड़े हिस्से पे किसी न किसी वक्त पे इसने हुकूमत करी है। और जो ग्रीस है ये भी आपका ऑटोमन एम्पायर के अंडर ही था, एज ए गुलाम आप बोल सकते हो, एज ए कॉलोनी बोल सकते हो, ठीक। ये इनके कंट्रोल में थे। सिंस ग्रीस के लोग ये चाहते थे, क्योंकि इनका कल्चर अलग है, ठीक है जी। अब सिंस ये ऑटोमन एम्पायर है, मुस्लिम पॉपुलेशन और मुस्लिम एम्पायर, ग्रीस जो है यहाँ पे ज्यादातर आप देखेंगे क्रिश्चियन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो कल्चर भी अलग था, लैंग्वेज भी अलग था, सब चीजें अलग थी, ठीक है। तो ग्रीस जो है अपनी इंडिपेंडेंस चाहता है, और ग्रीस को हेल्प करता है पूरा का पूरा यूरोप। यूरोप चाहता है कि जो ग्रीस है ये आजाद हो जाना चाहिए, ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो कुछ और यूरोप की कंट्रीज थी वो ऑटोमन एम्पायर की दुश्मन। क्यों ऑटोमन एम्पायर की दुश्मन थी? जैसे मैंने आपको बता दिया, ये एक मुस्लिम एम्पायर था, ठीक। और वहीं अगर आप देखोगे दूसरी कंट्रीज लाइक जर्मनी, यूके, इंग्लैंड, ये जो कंट्रीज है, पोलैंड, ये सारी कंट्रीज है क्रिश्चियन कंट्री। और हिस्ट्री में आप देखोगे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, इनके बहुत बड़े बड़े वॉर्स हुए, बहुत बड़े क्रूसेड्स बोलते हैं इसमें, ठीक है, आपके काम की चीज नहीं है। तो आप कह सकते हैं बड़े बड़े धर्म युद्ध हुए इनके आपस में। तो ये चाहते थे कि ग्रीस जो है वो आजाद हो जाए, और पूरा का पूरा यूरोप जो है ग्रीस की हेल्प करता है इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। नाउ अब देखो, ग्रीस बोल रहा है जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था उसका पार्ट था सिंस 15th सेंचुरी, ठीक है। 15th सेंचुरी से यानी कि 1400 के बाद जितना भी टाइम था वो इसके अंडर था। स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर देयर इंडिपेंडेंस इन 1821, 1821 से ही इसकी स्ट्रगल जो है वो शुरू हो तो गई थी, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप, अभी देखा कि यूरोप पे जब नेशनलिज्म बढ़ा, अब 1830 में यहाँ पे रेवोल्यूशन भी हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देन उसी से इंस्पायर होके बेल्जियम रेवोल्यूशन भी हुआ, समझ गए। अब इसने भी स्पार्क कर दिया, यहाँ पे आप देखेंगे एक आग जला दी स्ट्रगल के लिए, ताकि ये इंडिपेंडेंस के लिए लड़े अमंग्स द ग्रीस, विच बिगैन इन 1821। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 से स्टार्ट आपकी हो गई, ठीक। ये वन सारे के सारे वन वर्ड्स हैं। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन विच ईयर, तो आप बताएंगे, ठीक है। नेशनलिज्म इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल। एक्साइल मतलब वो जो ग्रीक लोग थे जो अपने मुल्क से बाहर रह रहे थे, जो एक्साइल में थे। फॉर एग्जाम्पल वी आर इंडियंस, तो हमारे कोई भाई बहन जो है वो कनाडा में रहते हैं, यूके में रहते हैं, तो वहां से वो इंडियन कॉज को हमेशा सपोर्ट करेंगे। इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी यही हो रहा था, आपने नाम सुना होगा कभी,
अब पढ़ोगे आप क्लास 10th में, गदर पार्टी करके एक नाम है, गदर पार्टी आपको पता लगेगा, ठीक है जी। गदर पार्टी अमेरिका से ऑपरेट करती थी और इंडियंस को हेल्प करती थी, ठीक है, ताकि वो अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़े। तो ये सब लोग जो बाहर बैठे थे, एग्जाइल में थे, हेल्प कर रहे थे। ऑल्सो इनकी हेल्प कहां से आ रही थी? वेस्टर्न यूरोपियन से भी आ रही थी। who sympathizes for an ancient Greece culture। मैंने आपको बता दिया एंशिएंट ग्रीस कल्चर, इनका कल्चर बहुत आई है, आर्ट एंड क्राफ्ट, एजुकेशन, मेडिसिन, सब चीजें यहां से ही निकली हैं। नेक्स्ट, पोइट्स एंड आर्टिस्ट, जो आपके राइटर्स हैं, जो लिखारी हैं, जो कवि हैं, ये क्या करते हैं? इसकी रिस्पेक्ट बढ़ते हैं, इसकी शान में लिखते हैं ग्रीस को एज क्राइडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, झूला यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन जहां से पनपी है। क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाई ग्रीस हैज बीन कॉल्ड एज क्राइडल ऑफ यूरोपियन, ये भी बनेगा आपका 1 नंबर 2 नंबर के लिए, मैं आपको बताता हूँ। एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मुस्लिम क्रिश्चियन का भी थोड़ा सा आपस में झगड़ा है, जैसे हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है, यूरोप में मुस्लिम ईसाइयों का झगड़ा है, ठीक है। चलो जी, और ऐसा ही एक आप देखेंगे इंग्लिश पोइट भी है जिसका नाम है बायरन। ये ऑर्गेनाइज करता है फंड्स, पैसा भी इकट्ठा करता है, इस वॉर में लड़ने के लिए भी जाता है। फिर ये 1824 में इसकी मौत हो जाती है। नो डाउट वो फीवर से मर जाता है, बात अलग है। यानी कि आपको ये बताने की कोशिश करें कि पॉइट्स, जो राइटर्स हैं, जो कवि हैं, वो भी इंस्पायर करना चाहते थे ग्रीस को कि आप आजादी ले लो, किससे? ऑटोमन एम्पायर से आप आजाद हो जाने चाहिए। लास्ट में आप देखेंगे 1821 से शुरू हुई ये लड़ाई, समझ गए, 1821 से चल रही है। लास्ट में आप देखेंगे फाइनली ग्रीस को आजाद कर दिया जाता है। ग्रीस जो है एक अलग मुल्क बना दिया जाता है और ऑटोमन एम्पायर से टूट के तो वो अलग हो, ठीक। और इसको रेक्टिफाई किया जाता है, साइन की जाती है एक ट्रीटी, ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। कॉन्स्टेंटिनोपोल एक जगह का नाम है, टर्की में पड़ता है दोस्त, इनकी कैपिटल भी रही है, याद रखिए। कब? 1832, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको बोलेगा, ठीक। 1821 के 11 साल बाद, ठीक है, 21 से 1831, 10 साल हो गए, 1 साल और याद है। 81 में स्टार्ट हुआ, 21 में स्टार्ट हुआ, 32 में फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल के साथ ग्रीस जो है एक अलग मुल्क बना दिया गया और यहाँ का एक अलग राजा भी बना दिया। नो डाउट कि यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं आ गई, ठीक है, राजा बना दिया गया, बट सिंस इनको ये भी बात की खुशी थी कि हम अलग एक मुल्क बन गए हैं, अलग एक टेरिटरी बन गए हैं, ठीक है जी। इस ट्रीटी ने क्या किया? रिकॉग्नाइज किया ग्रीस को एज इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट नेशन। नाउ ठीक है, व्हाई ग्रीस इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ यूरोपियन, ठीक है, ग्रीस को कंसिडर किया जाता है क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बिकॉज इट मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द एरियाज लाइक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यहीं से स्टार्ट हुई। फिलोसफी, फिलोसफी तो मैंने आपको बताया यहाँ पे, सोक्रेटस, प्लेटो। लिटरेचर, साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी यहीं से स्टार्ट हुई। which 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 put profound influence on the development on western culture and intellectual traditions, ठीक है। तो फिलोसफी यहाँ से उत्पन्न हुई है, साइंस, लिटरेचर, ठीक, इसलिए इसको क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन हम बोलते हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल पढ़ी, उसके बारे में कुछ बातें और लिखी हैं, आप ये देख लें। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल बोल रहा है, ट्रीटी है, 2 पार्टीज होंगी, एक पार्टी इस तरफ, एक पार्टी, तो एक पार्टी तो आपको पता है कौन सी है, ऑटोमन एम्पायर, सॉरी, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपोल की ट्रीटी साइन की गई बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन, आपका यूके, फ्रांस, रशिया और दूसरी तरफ कौन? ऑटोमन एम्पायर। आप बोलोगे सर ग्रीस की बात चल रही है, ये बीच में कहां से आ गए? अभी तो बोला मैंने आपको कि यूरोप जो है पूरा का पूरा यूरोप चाह रहा था, इनका साथ दे रहा था, इनकी लड़ाई लड़ रहा था कि ग्रीस को अलग कर दिया जाए ऑटोमन एम्पायर। फाइनली ये सक्सीड हुए 1832 में। और एक तरफ ये पार्टीज थी, यूरोप की ये कंट्रीज थी, इन्होंने ऑटोमन एम्पायर को प्रेशराइज किया कि आप लोग क्या करो, इस ट्रीटी को मानो और ग्रीस को अलग करो, समझ गए। चलो जी, इट रिकॉग्नाइज ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन, जैसे हमने देख लिया। इट ऑल्सो डिफाइंड इट्स बॉर्डर्स, ये भी देखा भाई इसके बॉर्डर क्या क्या होंगे, ग्रीस के पास कौन कौन से एरिया, मार्किंग द एंड ऑफ सेंचुरीज ऑफ ऑटोमन
एम्पायर का रूल यहाँ पे खत्म हो गया। द ट्रीटी ऑल्सो एस्टैब्लिश ग्रीस एज ए मोनार्की, और यहाँ पे प्रिंस ऑटो ऑफ बवारिया, ये इनको रूलर बना दिया जाता है, तख्त पे बिठा दिया। मैंने जैसे आपको बताया, कोई यहाँ पे डायरेक्ट आप देखेंगे डेमोक्रेसी जो है वो नहीं आ गई, यहाँ पे मोनार्की ही आई, और प्रिंस ऑटो जो है उसको तख्त पे बिठा दिया जाता है ग्रीस के। अगेन ये स्लाइड जो है आपकी किताब में नहीं है, तो ये मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। अच्छा, एक बात और, वीडियो आपको अच्छी लगती मेक श्योर आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 8 to 12 सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चल रही है पूरी हमारी तैयारी, अभी एज ऑफ नाउ 10th क्लासेस आपको मिलती है। आंसर्स देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइंड इन, ये कब साइन हुई? 1830। स्ट्रगल स्टार्ट कब हुई? 1821। चलो, विच कंट्री इज नोन एज क्रेडल ऑफ यूरोप? ऑफ कोर्स ग्रीस। ग्रीस को बोलते हैं क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। आफ्टर द जुलाई रेवोल्यूशन, जुलाई रेवोल्यूशन 1830 में हुआ था। जुलाई रेवोल्यूशन कब हुआ फ्रांस में? 1830 में। बोले किसको नया बादशाह बनाया? अगर आपको थोड़ा याद आ रहा होगा तो मुबारक नाम है लुइस फिलिप। इसको बना दिया गया जी, लुइस फिलिप नया बादशाह बनता है। ग्रीस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच कंट्री या विच एम्पायर? आप बोल लोगे सर बड़ी इजीली, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, तो इस तरीके से जो जो हम पढ़ते हैं, जो जो पॉइंट्स हम पढ़ते हैं, जो स्लाइड्स मैंने यहाँ पे लगाई होती, वहां से आपके 20 नंबर आने हैं, 20 ऑब्जेक्टिव्स आपको आने हैं। ठीक है, और नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन से ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप वहां पे जाएंगे, क्लास 10 सर्च करेंगे, वहां पे आपको इसके अंदर नोट्स वोट्स सारे मिल जाएंगे। ऑफलाइन भी हमारे साथ मिल सकते हैं। टिल देन रोज शाम को 6 बजे मेरी क्लास आती है, ये याद रखना। रोज शाम को 6 बजे मेरी क्लास आती है, तो 6 बजे शाम को आप मेरी क्लास देख सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।